नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जनता सरकार को क्यों चुनती है? जनता सरकार को इसलिए चुनती है ना कि उसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिल सकें। लेकिन सरकार जब अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाती है तो क्या करती है? मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और इन जैसे मुद्दों को हवा देती है। इससे दो फायदे होते हैं साहब। विकास की बातों से जनता का ध्यान हट जाता है और धार्मिक आस्था के नाम पर वोट भी मिल जाते हैं। इसीलिए कई बार कोई मुद्दा न भी हो तो भी उसे मुद्दा बनाया जाता है। जैसे दिल्ली में चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को लेकर हो रहा है। सरकार ने चांदनी चौक इलाके के सौंदर्यीकरण का फैसला किया। कोर्ट ने कहा अतिक्रमण करके जो धार्मिक स्थल बनाए गए हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। नगर निगम ने कोर्ट के फैसले के आधार पर मंदिर को हटा दिया। लेकिन यह सब होने के बाद शुरू हो गया मंदिर हटाने पर सियासत का खेल। अपनी छवि बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने मंदिर तोड़ने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, तो बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी की साजिश बता रही है। सच यह है कि ये दोनों मिलकर जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तब दिल्ली में मौसम चुनाव का था और अरविंद केजरीवाल को लगता था कि खुद को हनुमान भक्त दिखाकर वो बीजेपी के हिंदू वोटों में सेंध लगा सकेंगे। इसलिए वो कैमरे पर हनुमान चालीसा सुनाने में भी नहीं हिचके। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अब साल बदल गया है, पर दिल्ली में एक बार फिर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। हनुमान चालीसा का ये पाठ दिल्ली के चांदनी चौक में उस जगह पर किया जा रहा है जहां 3 दिन पहले तक ठीक इसी जगह पर हनुमान मंदिर हुआ करता था। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर प्रभु हनुमान का जिक्र उठा है। इससे पहले कई बार हमने हनुमान के भक्ति के नाम पर सियासतदानों को मंदिर में मत्था टेकते तो देखा, लेकिन अब प्रभु हनुमान का ही एक मंदिर जब चांदनी चौक इलाके से हटाया गया तो उस पर भी अब सियासत जमकर हो रही है। ये दरअसल वो मंदिर स्थल है, इस पेड़ के नीचे प्राचीन हनुमान मंदिर हुआ करता था, जो कि करीब 60 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर बताया जा रहा है। और चांदनी चौक का ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो आप इस समय देख रहे हैं, इसके तहत इस मंदिर को यहाँ से हटाया गया है और अब इसके बाद इस पर सियासत शुरू हुई है। ये मंदिर स्थल है, इस पेड़ के नीचे मंदिर था। ये तस्वीरें उसी प्राचीन हनुमान मंदिर की है। 60 साल से भी पुराने इस मंदिर में रविवार रात को भी पूजा पाठ चल रहा था। तब अचानक मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। देखो जी, पूरी फोर्स आई हुई है, ये आगे पीछे खड़ी है। सारे में, पीछे भी आगे भी। ये देखो टेंट से दिख रही है यहाँ से। भाई आ सकते हो तो आ जाना, अपने बाबा को बचाना हो हमारे को। आगे हम तो लगे हुए हैं। कुछ ही देर में यहाँ का माहौल बदल गया। लोगों की भीड़ जुटने लगी। भारी संख्या में मौजूद पुलिस ने मंदिर तक आने वाले रास्तों पर आवाजाही रोक दी और सुबह तक मंदिर को इस जगह से हटा दिया गया। ऐसा नहीं है अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसी मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई पहली बार हुई हो, लेकिन लोगों की आस्था से खेलने वाले नेता इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए दिल्ली में शुरू हो गई मंदिर पर महाभारत। जय श्री राम, जय श्री राम। हम आपको वचन देते हैं, यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी ऊपर के अधिकारियों से बैठकर बात कर तुरंत जल्दी 1 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, जैसे भी हमारी बातचीत पूरी होगी, इसी स्थान पर हम दोबारा मंदिर बनाएंगे और दोबारा आकर कार सेवा करेंगे।
दिल्ली के चांदनी चौक में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत एक प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़े जाने को लेकर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो अब तेज हो रहा है। इसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी शासित जो नगर निगम है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद की ओर से आज यहाँ पर हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। ये जो मार्च आप देख रहे हैं विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित किया गया है। तमाम नेता जो विश्व हिंदू परिषद के हैं वो और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। जो फिलहाल यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये आह्वान दिया गया अपने कार्यकर्ताओं को कि वो अब गिरफ्तारी दे दें। यहाँ से आपको बताएं कि दरअसल वो जिस पेड़ के पास ये मंदिर था वो इसी सड़क पर थोड़ा आगे जाकर मौजूद है वो जगह, और यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है। इस तरह से मंदिर पर सियासी संग्राम का मंच सज गया। इसमें एक तरफ मोर्चा संभाला बीजेपी ने तो दूसरी तरफ हनुमान भक्त केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कूद गई। कोर्ट के अंदर एमसीडी ने हल्फनामा लिख के दिया हुआ है कि हम मंदिर तोड़ने को तैयार हैं। हल्फनामा दिया हुआ, उन्होंने अपना साइन किया हुआ एमसीडी ने दिया हुआ है कि हम इसको तोड़ने को तैयार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी गिरी हुई राजनीति कर रही है और एमसीडी को इसका पाप लगेगा और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी इसका नुकसान होगा। क्या दिल्ली सरकार चाहती तो रिलीजियस कमेटी में रखकर हाई कोर्ट को बताकर इन हनुमान मंदिर को बचा नहीं सकती थी? मगर दिल्ली सरकार की कभी भी नियति रही नहीं हनुमान मंदिर को बचाना। बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि चांदनी चौक का मंदिर नगर निगम ने तोड़ दिया। यह एक बहुत बड़ा झूठ है। सब जानते हैं कि चांदनी चौक बेटरमेंट प्लान, चांदनी चौक सौंदर्यीकरण प्लान दिल्ली सरकार द्वारा बनाया गया है और उसका क्रियान्वयन पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है। तो अब लड़ाई इस बात की है कि मंदिर किसने तोड़ा। इसे कहते हैं जनता की आंखों में धूल झोंकने का सियासी खेल। सोचिए, कल जो मंदिर था उसे जब पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा गया तो राजनीति करने वाले ये नेता कहाँ थे जो आज मंदिर तोड़े जाने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? वो उस वक्त क्यों चुपचाप अपने घरों में सो रहे थे जब मंदिर को तोड़ा जा रहा था? तो मंदिर पर महाभारत की सियासी कहानी को समझने से पहले कुछ तथ्यों को जानना जरूरी है। चांदनी चौक का हनुमान मंदिर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की जमीन पर बना था। 2015 में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मानते हुए मंदिर को हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर ही दिल्ली उत्तरी नगर निगम ने मंदिर को हटाने की कार्रवाई की। मतलब इस पूरी कार्रवाई में कोई राजनीतिक एंगल नहीं था और मंदिर को हटाने की कार्रवाई में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से लेकर बीजेपी शासित एमसीडी तक सब शामिल थे। लेकिन जब सब हो गया तो दोनों ही दलों ने खुद को पाक साफ दिखाने के लिए एक दूसरे पर आरोप बढ़ना शुरू कर दिया। पुनर्विकास के नाम पर, रीडेवलपमेंट के नाम पर जिस प्रकार से हनुमान मंदिर को तोड़ा गया है उसकी सीधी जो जिम्मेदार है वो दिल्ली सरकार है, क्योंकि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन वहाँ की रिलीजियस कमेटी के चेयरमैन है। जब उनकी कमेटी ने 5 बड़े मंदिरों को वहाँ पर राहत दी है तो ये 2 छोटे मंदिर को क्यों छोड़ा? हमेशा दिल्ली सरकार ये परसू करती रही कि मंदिर को वहाँ से हटाया जाए या उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने दिल्ली सरकार पर अपने आरोप को साबित करने के लिए ये चिट्ठी जारी की। दावा है कि 8 अगस्त 2019 को दिल्ली सरकार के गृह विभाग की तरफ से उत्तरी नगर निगम को लिखी गई इस चिट्ठी में दिल्ली सरकार ने मंदिर हटाने का आदेश दिया। क्योंकि एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, इसलिए मेयर की तरफ से जारी इस चिट्ठी के जवाब में आम आदमी पार्टी ने एक हलफनामा पेश किया। दावा किया गया, इस हलफनामे में बीजेपी शासित एमसीडी ने कहा मंदिर अतिक्रमित जमीन पर बना है, इसलिए उसे तोड़ने की इजाजत दी जाए। शपथ पत्र पे कोर्ट को बताया था कि हमने मंदिर को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है और ये कहा कि पहले दिवाली के चक्कर में हम इसको नहीं तोड़ पाए। कहीं इन्होंने ये नहीं कहा कि इससे भावनाएं आहत हो जाएंगी, हम तोड़ना नहीं चाहते, इन्होंने कहीं नहीं लिखा। मैं जानना चाहता हूं आदेश गुप्ता से कि ये एफिडेविट भी दिल्ली सरकार का है या उनके द्वारा चलाई जा रही नगर निगम के डीसी का है, और ये कैसे हो सकता है
कि उनके मेयर और उनके स्टैंडिंग कमेटी को जाने बिना उनका आला अफसर कोर्ट में तारीख बता के कह रहा है कि हमने सारी तैयारी कर ली है, मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाने के इस खेल में आप और बीजेपी दोनों ने ये साफ कर दिया कि मंदिर को हटाने के फैसले में दोनों ही शामिल थे, और जब मंदिर हट गया तो वोट बैंक की सियासत के लिए मंदिर तोड़ने के नाम पर लोगों की आस्था को भड़काने का काम शुरू हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट में भी गए आम आदमी पार्टी की रिलीजियस कमेटी की इसे तोड़ दिया जाए, चिट्ठी भी लिखी गई है। और अब जब ये मामला सभी लोगों के संज्ञान में आया है, तब भी तथाकथित हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पे दही जमी हुई। चुनाव में जिस आस्था को भुनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर तक चले जाते हैं, वैसे ही हनुमान जी के एक मंदिर को तोड़ दिया जाता है और अरविंद केजरीवाल जी जरा भी आवाज नहीं उठाते। तो पहले जिस मंदिर को तोड़ा गया और अब उसे ही फिर से बनाने की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के समर्थन और वीएचपी के प्रदर्शन के बाद मंदिर के पुजारी ने भी ये मांग सामने रख दी है। इसमें 6 धार्मिक स्थलों के नाम थे, हमारा उसमें कहीं भी नाम नहीं था। ये तो हमारा 2018 के बाद में इन्होंने नाम जोड़ा है। और भी धार्मिक स्थल थे, तो उनको नहीं हटाया गया, उनको तो सब उसमें कर दिया गया। अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा मंदिर जैसा था वैसे की वैसे बना दिया जाए, बस यही। हम तो चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम पार्टी हो। चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को दोबारा बनाए जाने की इस मांग को अयोध्या से भी समर्थन मिलने लगा है। ये द्वेषपूर्ण तरीके से कार्रवाई है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और वह बनाया जाए। अगर नहीं बनाया गया तो केजरीवाल सरकार के लिए ठीक नहीं होगा और केजरीवाल जी आपके लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति का प्रतीक हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज की प्राचीन मंदिर, वहां पर भक्तों से जुड़ा हुआ आस्था का मामला है। अगर आप आस्था से खिलवाड़ करोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्टर अंजलि सिंह ने जब चांदनी चौक के व्यापारियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी यही कहा, मंदिर तो आस्था से जुड़ा है, इसलिए उसे हटाना सही नहीं है। मोती बाजार में मौजूद है और उसके ठीक सामने वो स्थल है जहां पर मंदिर था, और यहां पर आसपास के जो व्यापारी हैं जिनकी यहां मोती बाजार में दुकानें हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये जो मंदिर को लेकर इशू चल रहा था, ये क्या है सर, और कब मंदिर को किस तरह से यहाँ से हटाया गया है? मंदिर काफी पुराना है जी, 50-55 साल पुराना है, लेकिन मंदिर को इस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट ने हटा दिया है। यह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। मैं चाहता हूं कि ये मंदिर ये दोबारा बने। कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था, लिहाजा पुलिस ने पब्लिक को घेर के सबको गलियों में बंद कर दिया है और बाहर ये जबरदस्ती इसको तोड़ा गया है मंदिर को। ये मंदिर तोड़ के इन्होंने बहुत गलत काम किया है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। हमारा रोज सुबह शाम यहाँ पर जैसे हम पूजा करने जाते थे, उस चीज से मतलब हमको बहुत ज्यादा इस वक्त मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा बिल्कुल भी। बीजेपी का आरोप है क्योंकि चांदनी चौक पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार का है, इसलिए वो शुरू से ही मंदिर को हटाना चाहते थे। अब लोगों की आस्था का ख्याल रखते हुए सौंदर्यीकरण योजना के डिजाइन में बदलाव करते हुए मंदिर को दोबारा बनाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन इस राजनीति के बीच सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों पर गौर करना भी जरूरी है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गैर कानूनी तरीके से सड़कों या सामाजिक स्थलों पर धार्मिक स्थलों को बनाना ईश्वर का अपमान है। इस तरह से बनाए गए धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई भी होती रही है। 2008 में गुजरात की गांधीनगर में 80 मंदिर हटाए गए थे। 2005 से 2015 के बीच जयपुर में सौंदर्यीकरण के नाम पर 97 धार्मिक स्थलों को हटाया गया। धार्मिक स्थलों और आस्था के नाम पर होने वाली इस राजनीति के बीच लोगों के लिए जानना भी जरूरी है, हमारे यहाँ अस्पतालों और स्कूलों से ज्यादा धार्मिक स्थल हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत में करीब 30 लाख से ज्यादा धार्मिक स्थल हैं, जबकि स्कूल कॉलेजों की संख्या करीब 21 लाख है।
अस्पताल और डिस्पेंसरियों की संख्या 6,83,000 है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को पूरा करने की बजाय सरकारें और राजनीतिक दल धार्मिक आस्थाओं को भड़काने का खेल खेलते हैं, जिससे जनता इस खेल में उलझकर उनसे असली सवाल करना बंद कर दी। तो जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली नेताओं की इस राजनीति के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी बजाएं। दो करोड़ 28 लाख गरीब लोगों के पास 2022 तक अपना आशियाना हो, इस लक्ष्य के साथ 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। लेकिन यह सपना अब संकट में है। वजह है नियमों का वो जाल जिसे बुनता है सिस्टम, फिर उसमें लाभार्थियों को फंसा करके योजना का लाभ देने की जगह सालों लटकाए रहता है। आज आपको सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ का रास्ता रोककर गरीबों को बेघर करने वाले ऐसे ही सिस्टम की जोरदार घंटी बजानी है। कुछ भी नहीं होया, कोई भाभी से आवी जान ले गए, 10 बार 20 बार फोटो खींच गए, नगर पालिका चेक कर गए। ने उनको ही पता है कि किनके घर में क्या प्रॉब्लम है, पर वो बस समझते नहीं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके भूल जाते हैं। देखिए आपका नाम आ गया, फोटो खींच कर मेरे पास एक सबूत है, फोटो के नीचे से गिरा टूटा सब है मेरे पास, पर मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नगर पालिका में जाता हूँ, बोलता है कि आज खुले कल खुले, आज खुले कल खुले, तो मुझे 3 महीना से घपला फिर बात पैसे ही कैसे कर। प्रधानमंत्री आवास योजना ने कोई सुन ही नहीं रहा हमारा, बस जब बोल देते हैं कि आज नहीं कल, महीने 6 महीने 2 महीने ऐसा करते करते 5 साल कर दिए, करते 5 साल कर। हमारे ही वार्ड में ऐसी परेशानी क्यों आ रही है? अगले महीने डल जाएंगे ऐसे, बस हमारे को हर महीने डालते हैं। इस साल 3-4 साल कर दिए हमारे को ऐसे करते करते, में नाम आ जाता पैसे नहीं डलता। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे किस्त डाल दी जाए, तो हम भी कोई शुरुआत कर दें मकान बनाने की। जब सरकारी योजना सिस्टम की लेट लतीफी की भेंट चढ़ जाए तो सिर्फ दीवारें होती हैं, सिर छिपाने के लिए छत नहीं मिलती। जब सरकारी कर्मचारी सिस्टम का पाठ पढ़ाने लग जाएं, तो समझ लीजिए घर एक सपना बनकर रह जाने वाला है। मैं सब मतलब एक अलग से डीपीआर बना के उनके लिए अनुमोदित करूंगा। जब सालों पहले किया गया वादा सालों बाद भी धुआं नजर आए, तो समझ लीजिए कि आप सिस्टम की उदासीनता के शिकार बन गए हैं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा से आई ये 4 तस्वीरें आज पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का सच आपको बताएंगी। ये तस्वीरें बताएंगी कि आखिर क्यों सरकारी योजना साकार होने की बजाय जमीन और आसमान के बीच 4 दीवारों में कैद होकर रह जाती है। सबसे पहले मिलिए आगरमालवा के वार्ड नंबर 10 के विनोद जाटव से। 2019 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों वाली सूची में इनका नाम आया था। योजना से घर बनाने में मदद मिलेगी ये सोचकर कच्चा मकान तुड़वाया और पक्के घर की दीवार खड़ी की। अब किस्त लटकी हुई है, दीवारें खड़ी हैं, मगर छत बनाने के लिए पैसे नहीं है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में खुले आसमान के नीचे गुजारा करने को मजबूर है। डल महीने में डल जाएंगे, 15 दिन में डल जाए, चक्कर खा पड़े। हाँ डल जाएंगे, इस महीने में डल जाए, महीना निकल गया फिर बोलते हैं डल जाए, तो कुछ भी नहीं आ रही सर। ये नहीं सकते 18 में मेरे आपका मंजूर हो गए थे, तो 20 में मिले, तो आज लगाएंगे। तो खुले में पड़े माउठ है, पानी आया और हम तो कहाँ तक दें, हमारे पास हो तो दे, नहीं था तो हम कैसे मकान आ गए पापड़ी बना कर। वार्ड नंबर 14 में बिना छत वाला ये अधूरा बना घर सुशीला यादव का है। सुशीला ऐसे ही घर के निर्माण के लिए आई एक चीज को सहेज कर रखती है, क्योंकि उम्मीद है कभी तो घर की छत का काम शुरू होगा। ये निर्माण सामग्री कभी न कभी तो उनके सपनों का घर बनाने में काम आएगी। लेकिन क्या हो जब उम्मीदों का घर बनाने वाला सिस्टम ही ना उम्मीदी की वजह बने। तो आपने फिर ये मकान किस तरह से बनाया? ये खर्च करके बनाया। कितना कर्ज आपके ऊपर हो गया? क्या ये देख लो किसके लगे है, 1-1.5 लाख तो होएगा सर। अब ये छत की प्रॉब्लम है मेरी। 2019 में सुशीला का नाम पात्रों की सूची में आया था। किस्त आ जाएगी
ऐसा कहकर अधिकारियों ने सुशीला को घर का निर्माण करने को कहा। सुशीला ने साहूकारों से कर्ज लेकर निर्माण कार्य शुरू कराया। नगर निगम अधिकारी बार बार सिर्फ तस्वीरें लेते हैं, किस्त कब आएगी इसका कोई अता पता नहीं। अब 2 साल बाद सिस्टम के वादे का क्या हुआ वो खुद सुशीला से ही सुन लीजिए। 2.5 साल हो गए, बिरो भी 2.5 साल से मेरा नाम आर्या कर गए ने, फोटो सब खींच गए मेरे, 10 बार 20 बार फोटो खींच गए, नगर पालिका चेक कर गए, पर वो बस समझते नहीं, वहाँ जाते वहाँ जाके भूल जाते हैं कि वो मैडम कहाँ बैठती है, तो बस वो कागज ले लेते हैं, खाना पूर्ति करके कह देते कि जाओ आ जाएगा तुम्हारा नाम। पागल समझ रखा क्या हमने। सुशीला जैसे सिस्टम के शिकार एक नहीं अनेक हैं, क्योंकि माधव नगर पालिका परिषद ने 2019 में बनी डीपीआर में 1554 लाभार्थियों के नाम शामिल किए। उनमें से भी बस 418 लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त के तौर पर 1 लाख रुपए डाले, बाद में सभी खातों में जमा पैसे होल्ड करवा दिए। यानी सिस्टम ने पहले घर का ख्वाब दिखाया, फिर नियमों के दांव पेच में फंसाया, सालों तक अटकाया और मजबूर बनाया। पीएम आवास योजना के तहत अधिकतम 3 किस्तों में राशि आवंटन का नियम है। पहली किस्त लिस्ट जारी होने के 7 दिनों के भीतर, दूसरी किस्त इमारत की बुनियाद पड़ने के बाद, तीसरी किस्त लेंटर का काम शुरू होने के बाद। इस तरह से एक घर बनाने के लिए कुल 1,20,000 रुपए की सरकारी मदद पीएम आवास योजना के तहत एक लाभार्थी को मिलनी चाहिए। मगर मध्य प्रदेश के आगर मालवा के वार्ड नंबर 10, 14 और 19 में नियमों का हवाला देने वाले सिस्टम की नियम तोड़ने वाली तस्वीर आपने देखी। सरकारी योजना में लेट लतीफी का रोड़ा अटकाने वाला सिस्टम सिर्फ एमपी में ही नहीं, बल्कि पीएम आवास योजना में खामियों की कहानी दूसरे राज्यों में भी कमोबेश एक जैसी ही है। 2014 से 2019 के बीच उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की 117 करोड़ की राशि फंस गई। इस तरह से 4,861 बार पेमेंट फेल हुई। 2022 तक पीएम आवास योजना के तहत हर गरीब को घर देने का लक्ष्य है, लेकिन जिस तरह से सुस्त और लेट लतीफ सिस्टम काम कर रहा है, पीएम आवास योजना में खामियों की खबरें आ रही हैं, उससे यह कह पाना मुश्किल है कि योजना तय समय पर कैसे पूरी होगी। इसलिए एबीपी न्यूज की राय है कि योजना जमीन पर उतरे, इसके लिए पुख्ता सिस्टम बने, लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों की पहचान कर सख्त एक्शन लिया जाए।